है आपका अपने YouTube चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पे। और मैंने कहा था कि आपको सारे नोट्स जो होंगे पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे और स्टडी भी आपकी पॉइंट टू पॉइंट होती रहेगी। तो फिर देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं कि अभी तक क्या 9th क्लास में कंप्लीट हो चुका था और क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि हमने बताया था आपको सेल बताया था, सेल के जो है कि टाइप्स ऑफ सेल बताए थे और सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनेल्स बताना था। तो इसमें हम लोगों को अभी तक क्या क्या पता चला था? माइटोकॉन्ड्रिया पता चला था, माइटोकॉन्ड्रिया पता चला था, सेल वॉल पता चला था और बाकी की जो कहानी थी वो आगे हम पढ़ने वाले थे। तो इतनी चीजें तो हम बता चुके थे। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। आज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए समझते हैं पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि दो होते हैं, एक होता है सिस्टर्नी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ होता है और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक इरेक्ट फॉर्म में होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर। अब देखिए जो होते हैं वो लमसम 500 से 1000 जो होंगे, 500 से 1000 एंगस्ट्रम क्या होंगे, इनकी जो साइज होगी वो डायमीटर में होगी। ये जो डायमीटर है वो कितनी होगी, 500 से लेके 1000 एंगस्ट्रम, किसका, सिस्टर्नी का। और ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूब्यूल्स जो होता है हमारा 500 एंगस्ट्रम थिक होता है। होगी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात। अब बात कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेल्स होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले ये मिलता कहाँ पे है, कहाँ मिलता है, यूकैरियोटिक, मेन तो ये यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। ठीक है, मेन तो ये यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। इस वजह से इन ऑर्गेनेल्स को हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं इसको साइटोस्केलेटन, 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 साइटोस्केलेटन बोल सकते हैं, या एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग अर्जेस्टोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं, अर्जेस्टोप्लाज्म। ये दो चीजें बोल सकते हैं। अब बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ईआर को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो डिस्कवरी किसने की, ये बहुत एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो जानते रहिए किसने डिस्कवरी की, ग्रैनियर। कौन थे, ग्रैनियर, ग्रैनियर। अब कब की थी ये भी जान जाइए, 1989 में। ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। अब इसको क्वाइंड यानी कि टर्म किसने दिया था, टर्म और क्वाइंड किसने किया था, तो पॉटर ने किया था। नाम जानते रहिए, पॉटर। कब किया था, 1953 में किया था। अब फिर से देख लीजिए जरा, हाँ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए जरा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक ऑर्गेनेल्स है, वो प्रेजेंट कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो ग्रैनियर ने की थी। कब की थी, 1989 में की थी। फिर इसको टर्म किसने दिया, तो पॉटर ने दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। इसको और क्या बोला जा सकता है, तो साइटोस्केलेटन भी बोला जा सकता है, और इसके अलावा अर्जेस्टोप्लाज्म भी बोला जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब्यूल और सिस्टर्नी टाइप होते हैं। सिस्टर्नी थोड़े मुड़े हुए होते हैं और ट्यूब्यूल्स सीधे सीधे होते हैं। ट्यूब्यूल्स का जो थिकनेस होता है वो 500 एंगस्ट्रम होता है, और अगर सिस्टर्नी की बात करते हैं तो 500 से 1000 एंगस्ट्रम इसका डायमीटर होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है तो जान जाइए। पहले इसके टाइप देख लेते हैं हम लोग।
तो टाइप अगर हम देखें तो 2 टाइप्स ऑफ ER होता है, एक होता है SER और दूसरा होता है RER। अब देखिए दोनों में अंतर क्या समझ जाइए। अगर कभी ये जो दिख रहा है आपको यहाँ राइबोसोम लगे मिल गए, ठीक है, ये जो चाहे सिस्टर्नी चाहे ट्यूब्यूल्स किसी पे भी ये राइबोसोम लगे मिल गए तो इसको बोल देते हैं RER, ठीक, और नहीं मिले तो इसको SER बोलते हैं। मतलब देखिए इसका क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इसकी बात कर देते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं क्या मतलब होगा। अगर हम लोग स्मूथ की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, फैट इन सब के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इनको जो है कि डाइजेस्टिव बनाने में हेल्प करता है। और अगर RER की बात करते हैं तो ये टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि भाई राइबोसोम, हम लोग को पता है कि राइबोसोम हमेशा किस में पार्ट लेता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में, और प्रेजेंट कहाँ पे है, RER पे, तो ये हमेशा किस में पार्ट लेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेगा। तो ये हो गया थोड़ी सी बात किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो राइबोसोम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, राइबोसोम की। देखिए राइबोसोम जो होता है सबसे पहली बात तो ये किस में पार्ट लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस। एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कभी कोई बोले कि राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री कौन है तो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जब मैं बताऊंगी न्यूक्लियस को तो उसमें बताऊंगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो जाती है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का काम है ये। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ये 2 टाइप का हो सकता है, 70S 80S। ये ज्यादातर जितने भी होते हैं प्लांट्स में मिलते हैं और 80S हमेशा एनिमल्स में मिलते हैं। इनका जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये हो गया 30 और 50, ये 70S का हो गया, और ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 60S, ये हो गया 80S का स्ट्रक्चर। अब इसमें 10 और 20 जो ज्यादा दिख रहे हैं वो हमेशा जो सेल का फॉर्मेशन होगा उसमें यूज हो जाते हैं। तो इनका जो S का मतलब होता है सबअर्बन यूनिट, या इसको बोल सकते हैं सब यूनिट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई राइबोसोम के बारे में। अब राइबोसोम में क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं हम लोग। राइबोसोम को और क्या बोला जा सकता है, तो बोल सकते हैं इसको पॉलीसोम्स। क्या बोल सकते हैं, पॉलीसोम्स, या और भी कुछ बोल सकते हैं इसको, वो बोल सकते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम, ठीक है। अब इसको ढूंढा किसने था, ये इंपॉर्टेंट काम है भाई, देख लीजिए। इसको पैलेडे ने ढूंढा था, ठीक है, पैलेडे ने ढूंढा था। और कब ढूंढा था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1955 में ढूंढा था। हाँ देखिए इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो पॉलीराइबोसोम बोल सकते हैं, पॉलीसोम्स बोल सकते हैं। अब राइबोसोम का मेन वर्क मैंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये राइबोसोम बनते कहाँ हैं, तो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को हम एक चीज और बोल सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या बोल सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और अगर प्रोटीन की फैक्ट्री बोले जाए तो राइबोसोम को बोलेंगे हम। तो राइबोसोम का ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसको आप जानते रहिए, और बाकी राइबोसोम को मैंने फिगर वगैरह ड्रॉ कर ही दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इसको बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है।
अब ये गोल्जी बॉडी जो होता है इसको ढूंढा किसने? डिस्कवरी। तो इसको डिस्कवरी जब हम बात करते हैं तो इसको कैमिलियो गोल्जी कब ढूंढा था? तो 1898 में ढूंढा था। कब ढूंढा था? 1898 में। एक चीज और बोला जा सकता है, अगर हम देखें गोल्जी ऑपरेटर को, तो एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग, वो क्या बोल सकते हैं? डिक्टियोसोम्स। क्या बोल सकते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बोल सकते हैं, ब्रेकर बॉडीज। क्या बोल सकते हैं? ब्रेकर बॉडीज। इसको एक चीज और बोलते हैं हम लोग, ट्रैफिक पुलिस। अब देखिए एक चीज याद रखिए हमेशा कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? सिक्रीशन करना। क्या करना? सिक्रीशन करना। सिक्रीशन करना। ये वो प्रोडक्ट सिक्रेट करता है जो बाकी जगह जाके अपना वर्क फॉर्म करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? डिटरमाइन करना कि किस रास्ते से जाना है। ये सिक्रेशन करता है, मतलब सिक्रेट होने वाली जितनी भी चीजें होंगी इसके ऑर्डर से ही आगे बढ़ेंगी। इस वजह से उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने। कब की? 1898 में की। इसको और क्या बोला जा सकता है? डिक्टियोसोम बोला जा सकता है, लाइपोकॉन्ड्रिया बोला जा सकता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड। देख लीजिए, प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड, अब प्लास्टिड का मतलब हो गया भाई पिगमेंट। क्या हो गया? पिगमेंट। पिगमेंट मतलब होता है कलरिंग, कलर, या पिगमेंट मतलब कलर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब ये प्लास्टिड जो होता है इसकी खोज किसने की? डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड। देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड किसने की? हैकेल ने की। किसने की? हैकेल ने। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। हैकेल ने की। कब की? तो 1866 में की। ठीक है। किसने की? हैकेल ने की। कब की? 1866 में। टर्म किसने दिया? टर्म या क्वाइंट बाई, तो किसने दी? सिम्पर ने। किसने दिया? सिम्पर। याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सिम्पर। ठीक है। सिम्पर ने इसको टर्म दिया। कब दिया? 1883 में दिया। ठीक है। खोजा कब? किसने खोजा? हैकेल ने खोजा 1866 में। और टर्म किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था 1883 में। अब जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड हमारा जो है कि मेनली 3 टाइप होता है। कौन कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। हम लोग ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस प्रोडक्ट रखता है। जैसे कि आपका हो गया स्टार्च कंटेनिंग प्रोडक्ट। स्टार्च कंटेनिंग कौन कौन सा हो सकता है? पोटैटो हो सकता है, स्वीट पोटैटो हो सकता है। इसमें क्या है? कलरलेस प्रोडक्ट होते हैं, तो इस वजह से इनको ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होते हैं, इनको ल्यूकोप्लास्ट में रखा जाता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है कलरिंग पिगमेंट, कलरफुल। ठीक है। कलरफुल में क्या किया जाएगा? ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक, मतलब ऑल पेटल्स। एग्जाम्पल, जितने भी फ्लावर्स के पेटल्स देखते हैं वो सब की सब एग्जाम्पल है किसका? क्रोमोप्लास्ट का। अब लास्ट देख लेते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब क्या हो गया? इसके पास क्या होगा? इसके पास क्लोरोफिल होगा।
क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल अगर है तो क्लोरोफिल क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके बारे में जरा जान जाते हैं डिटेल में। ये होता है, एक अगर फिगर देखें तो ये फिगर होता है क्लोरोप्लास्ट का। ये होते हैं इसमें ग्रेना, ठीक है, जिसको हम लोग थैलेकॉइड भी बोल सकते हैं। ये ग्रेना जो होते हैं लैमेली के थ्रू जुड़े होते हैं आपस में। ये जो होता है अंदर भरा हुआ इसको बोलते हैं स्टोमा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अंदर भरा हुआ है इसको स्टोमा बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे। इसको बोलेंगे ग्रेना। देखिए ग्रेना में हमेशा लाइट रिएक्शन होते हैं, जबकि स्टोमा में क्या होते हैं? डार्क रिएक्शन होते हैं। और ये जो होते हैं सिक्के की तरह दिखते हैं, ये मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्या होते हैं ये? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस साइट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस साइट होते हैं। इस वजह से इनको एक और नाम दे सकते हैं हम क्लोरोप्लास्ट को, क्या दे सकते हैं? किचन ऑफ सेल, ठीक है, ये क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? किचन ऑफ द सेल। तो ये थोड़ी सी बात होती है किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको फिर से बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। और बाकी आप अपने सजेशन दे सकते हैं। हाँ देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, देखिए लाइसोसोम्स क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल। अगर हमको एक बात बोलनी हो तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये होता कैसा है? ये वैक्यूल फॉर्म में होता है। वैक्यूल फॉर्म मतलब ये ऐसा कुछ दिखता है, ये गोल गोल सा दिखेगा और इसमें ढेर सारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है, इनका नेचर एसिडिक होता है। अब देखिए, अब लाइसोसोम की बात कर लेते हैं हम लोग। लाइसोसोम को सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसने डिस्कवरी की? डिस्कवरी एंड टर्म भी दिया। किसने दिया? डी डुवे। किसने दिया? डी डुवे। कब दिए थे? 1955 में दिए, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में जान जाते हैं। लाइसोसोम जो है डिस्कवरी किसने की? डी डुवे ने की थी। कब किया? 1955 में किया। इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो भरे होते हैं और इन डाइजेस्टिव एंजाइम को ये नहीं पता होता है कि इनको किस सेल को खत्म करना है। इनको बस ये पता होता है कि इनके पास फॉरेन पार्टिकल यानी फॉरेन सेल आते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करना है। किसी कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं? अगर ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकल जाते हैं, यानी वो वैक्यूलर फॉर्म से बाहर निकल जाते हैं और उनको तो बस डाइजेस्ट करना है। वो जितने भी सेल उनके सामने आते हैं सबको डाइजेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके जो मेन होते हैं टॉपिक वही पूछ लिए जाते हैं, तो आप जानते रहिए। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियस
न्यूक्लियस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को ढूंढा किसने था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, किसने इसको डिस्कवरी किया? डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन। कब किया? 1831 में। 1831 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियर पोर होता है। पोर, ये जो होते हैं अंदर ढेर सारे ये क्रोमेटिन थ्रेड भरे होते हैं और यहाँ पे होता है अपना न्यूक्लियोलस। ठीक है, थोड़ा राउंड होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है इनर मेम्ब्रेन। देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस को मैंने बताया था कि राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। अब ये देखिए, ये है क्रोमेटिन थ्रेड। क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। ये कितने टाइप के हो सकते हैं? जो मोटे वाले दिख रहे हैं, जो मोटे ऐसे दिख रहे हैं, जो थिक है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। और जो थोड़े थिन टाइप के दिख रहे हैं, पतले से दिख रहे हैं, थिन, उनको बोलते हैं हम लोग यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, ठीक है। ये थिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन पे थोड़ी प्रोटीन की लेयर जमती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है, जिसकी वजह से थोड़े थिक हो जाते हैं। तो ये दोनों को मिला के हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो आप लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2 लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन इनर साइड एंड सम क्रोमेटिन थ्रेड्स आर प्रेजेंट। ऐसे आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो फंक्शन न्यूक्लियस का क्या है भाई? इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल, या इसको एक और बोल सकते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस का काम होता है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको ये फंक्शनिंग करता है, फंक्शन देता है। तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो न्यूक्लियोलस की हेल्प से होते हैं। तो ये थोड़ी सी काम हो गई किसकी? न्यूक्लियस की। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम न्यूक्लियोलस के बारे में, देख लेते हैं हम लोग। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोग को। और बता दूं कि जो न्यूक्लियस की बात कर रहे थे हम, तो न्यूक्लियस जो था उसको एक चीज और बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो सबसे पहले अगर हम जान जाते हैं न्यूक्लियोलस की बात, तो न्यूक्लियोलस में क्या हो जाता है कि टर्म किसने दिया? तो टर्म इसका दिया था किसने? तो टर्म दिया था बाउमन ने। कब दिया था? 1840 में दिया था, 1840 में दिया था। डिस्कवरी कब किया? डिस्कवरी कब हुई? तो डिस्कवरी किया था फोंटाना ने। कब किया? 1781 में, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस को जान जाते हैं। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फोंटाना ने 1781 में किया। और अगर हम बात करते हैं टर्म की, तो टर्म किसने दिया था? बाउमन ने दिया था। बाउमन ने कब दिया था? 1840 में दिया था। इसका फंक्शन क्या था? फॉर्मेशन
of ribosome. It also take part in protein synthesis. ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात अब जान जाते हैं हम लोग। हाँ, देख लेते हैं। अब हम लोग जान जाते हैं किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में। एक चीज याद रखिएगा, प्लास्टिड जो होता है हमेशा प्लांट में होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंट्रोसोम्स की। देखिए, सेंट्रोसोम्स हमेशा किस में मिलेगा? एनिमल सेल में मिलेगा। एनिमल सेल, क्योंकि ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। एक होता है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, और दूसरा होता है सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फीयर। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले इसको टर्म किसने दिया था? ठीक है, टर्म। तो टर्म दिया था टी बॉवेरी ने दिया था। ठीक है, टी बॉवेरी ने दिया था। फंक्शन क्या होता है जान जाइए? फंक्शन, तो फंक्शन होता है इट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। ठीक है, अब सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन, जो सेल इलोंगेट होकर 2 पार्ट में टूट जाते हैं उनको सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सेल डिवीजन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। इसको आप लोग 9th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ना है, आगे पढ़ना है। तो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा बायो में तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी क्लासेस के वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। बाकी जो है कि जितना 9th में है वो बता रही हूँ, तो उसको ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि मैं जो क्वेश्चन लास्ट में पूछूं वो क्वेश्चन आप आंसर दे पाएँ, आपकी भी कुछ तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम, सबसे पहले क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका डीएनए, आरएनए और एक आता है प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। अब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी किसने की? ठीक है, तो डिस्कवरी अगर बात करते हैं किसने की? हॉफमिस्टर ने इसकी डिस्कवरी किसने की? तो हॉफमिस्टर ने की। और कब किया? हॉफमिस्टर ने कब किया? तो 1848 में किया। कब किया? 1848 में। किस में किया? तो एक प्लांट होता है ट्रेडेंसकेंसिया, एक प्लांट होता है ट्रेडेंसकेंसिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्रोमोसोम की खोज की थी। तो ये हो गया किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए की। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, डीएनए जो होता है हमारा हेरिडिटरी प्रोडक्ट भी माना जाता है और आरएनए भी है। आरएनए ज़्यादातर प्लांट और एल्गी वगैरह में मिलता है और डीएनए जो होता है ह्यूमन बींग्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में डीएनए मिलेगा। तो डीएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें फॉस्फेट होते हैं, शुगर होते हैं और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसमें नहीं होते उतने प्रोडक्ट, थोड़े कम होते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हो गई किसके बारे में। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें थाइमिन होता है और इसमें यूरेसिल, यही 2 डिफरेंस है। बाकी दोनों में 4 जो होते हैं कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। हो गई थोड़ी सी बात आपकी 9th के ऑर्गेनेल्स के बारे में। और इसके आगे भी जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो आपके आगे की चैप्टर्स हो, वो सब चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे। तो आप हमारे संग बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके 9th और 10th ये सारे क्लासेस नहीं, बल्कि आपकी CHS की तैयारी, इसके अलावा जो भी स्कूल की, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाए,
ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, जो भी चीज़ें हो यहाँ से आप पढ़ सकें। तब तक के लिए साथ पढ़ेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे। बाय।